नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वो चैनल दूसरा शुरू किया है या दूसरे चैनल को ही मैंने कंटिन्यू किया है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। निकट भविष्य में जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि मैंने क्यों उस चैनल से इस चैनल पर शिफ्ट किया है। कुछ रीज़न था, रीज़न छोटा मोटा नहीं था, तो इस करके मैंने इस चैनल पर शिफ्ट किया है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आज की वारदात शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि अगर परिवार में आप नए हैं तो परिवार के मेंबर बढ़ाने में मेरी सहायता जरूर करें। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, जो आपके मोबाइल पर इजीली पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी राय है वारदात के बारे में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। क्या किसी का स्वावलंबी होना गलत है? खासकर लड़कियों का, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा लड़कियों के मैटर में सुनने को मिलते हैं। जब एक लड़का स्वावलंबी होता है, जब एक लड़का एम्बिशियस होता है तो हमें प्राउड फील होता है। आसपास के लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि यार उसका लड़का देखो, वो कितना स्वावलंबी है, कितना एम्बिशियस है। लेकिन वहीं पर अगर एक लड़की एम्बिशियस होती है, अगर एक लड़की बोल्ड होती है, तो हम क्या कहते हैं, यार उसको देखो वो कितनी बदतमीज लड़की है। क्यों एग्जाम्पल सेट करते हैं ऐसे? क्या एक लड़की को स्वावलंबी होना, क्या एक लड़की को एम्बिशियस होना, और क्या एक लड़की को अपने एम्बिशन के लिए डटकर खड़े रहने का अधिकार नहीं है? एक लड़का राइट रख सकता है तो क्या एक लड़की राइट नहीं रख सकती? आज की जो वारदात है वो इसी चीज पर है। एक सिंपल परिवार, एक गरीब परिवार की एक लड़की ने एक सपना देखा। उसने एक सपना देखा कि वो अपना खुद की इनकम से अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि उसके घर परिवार में इतनी इनकम नहीं थी कि वो उसको हायर एजुकेशन दे सके। उस लड़की ने एक सपना देखा, वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उस एरिया से हटके था। तो क्या गलत था? दोस्तों, वारदात जो है वो दिल दहला देने वाली है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं चाहूंगी कि मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि क्या सही है और गलत है। मैं चाहूंगी और आप लोगों की राय जरूर चाहूंगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए वारदात शुरू करें। वारदात है 6 जुलाई 2017 की। वारदात है छत्तीसगढ़ के एक जिले बिलासपुर की। बिलासपुर का एक थाना लगता है मस्तूरी, और मस्तूरी थाने का ही एक गांव है खुट्टू भाटा। ये वारदात है खुट्टू भाटा की। वहां पर एक परिवार रहता है, बहुत सिंपल सा परिवार है, और उस परिवार की 19 साल की एक लड़की ममता खांडेकर 12वीं पास की उसने। 12वीं पास करने के बाद वो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी। क्योंकि आसपास कॉलेजेस नहीं थे तो वो चाहती थी कि वो बाहर रहकर पढ़े, लेकिन उसके पिता की इतनी इनकम नहीं थी कि वो उसको हायर एजुकेशन के लिए भेज सके। और उसने अपने पिता से ना कोई लड़ाई की ना झगड़ा किया, उनकी मजबूरी को समझा। और इसी के चलते जयराम नगर है वहाँ पर, और जयराम नगर में चावला मेडिकल स्टोर है। उसने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया, एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। और 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और वो 10 किलोमीटर उसके ही गांव में उसके ही साथ एक लड़का पढ़ता है, बाबला बंजारा। बाबला बंजारा ने 12वीं के बाद अपना एक ऑटो डाल लिया, और वो उसके साथ ऑटो में जाती थी। वो बाकी सवारियों के साथ ममता को भी लेकर जाता था, और वो सुबह 10 बजे निकलती थी और शाम को 7 बजे घर वापस आ जाती थी। तो बाबला बंजारा के साथ वो ऑटो से अप डाउन करती थी। इसके बाद जब उसकी तनख्वाह मिली तो एक तनख्वाह बचाकर उसने अपने लिए एक साइकिल ले ली। क्योंकि उसके फादर को ये पसंद नहीं था, उसके फादर को पसंद नहीं था कि उनकी बेटी जो है वो नौकरी करे। उनको था कि उनके घर में जितनी इनकम वो कमा कर लेकर आते हैं उतने में ही भरण पोषण हो, और जो उनकी बेटी है वो बाहर जाके एजुकेशन लेना जो चाह रही है, वो सपने जो हैं वो सपने अपने वहीं पर रहने दे। लेकिन ममता ने नहीं सुनी, उसने अपने दिल की सुनी। उसने नौकरी की, नौकरी के बाद उसने अपनी इनकम से अपनी साइकिल ली, और उसके बाद वो साइकिल से आने जाने लग गई। उसके साथ
पास के ही गांव की 2 और लड़कियां भी जाती थी। वो तीनों जाते थे और वहां से वापस आते थे और 2 लड़कियां जो है वो अपने गांव चली जाती थी और ये ममता जो है वो अपने गांव आ जाती थी। उसकी इस बेबाक स्वभाव को, उसके इस एम्बिशियस नेचर को लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। और कुछ बड़ी जाति के लोग थे, क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि जब गांव लेवल पे हम जाते हैं, और रायपुर जो है, छत्तीसगढ़ जो एरिया है, वहाँ पे आदिवासी एरिया लगता है, तो वहाँ पर ज़्यादा है ये चीज़ें, जाति पाति गांव में बेसिकली बहुत होता है। तो ऊंची जाति के जो लोग थे वो उसके इस स्वभाव से चिढ़ते थे, और ये कह लें कि उसका जो एम्बिशियस नेचर है वो उनको खटकता था। जब आप एम्बिशियस होते हैं तो आपको रूढ़िवादियों से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, लड़कियों को जितना पढ़ा दिया बस उतना करके और चौका चूल्हा करके और उसके बाद उनको शादी करके ससुराल चले जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली बात है कि जो एम्बिशियस होगा वो खुले विचारों का होगा, जो खुले विचारों का होगा वो इन सब चीज़ों को ना पसंद करता होगा। और जब आप समाज की बनी हुई कुरीतियों को क्रॉस करके जाते हैं ना, तो खटकते हैं। ये ऑब्वियसली बात है कि जब आप कुछ हटके करना चाहते हैं तो आप लोगों की नज़रों में खटकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनरेशन सिर्फ ऐसी हो कि उन्होंने कह दिया आम तो आम, इमली तो इमली, लेकिन अगर वो इमली है और इमली को आपने इमली कह दिया तो खटकते हैं। यही रीज़न बना ममता का। तो कुछ लोग जो हैं वो ममता से चिढ़ते थे। इसके बाद एक और भी क्लासमेट था, कुछ तो गांव के जो वो लड़के हैं उसको चिढ़ाया करते थे कि अरे ये तो लड़का है, उसको लड़का कह के चिढ़ाया करते थे। लेकिन ममता अपने इरादों की पक्की थी, वो किसी की भी नहीं सुनती थी, वो अपने काम में लगी होती थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के साथ पंगे लेती है, लेकिन हाँ वो अपने इरादों की पक्की थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। अब बात आती है 6 जनवरी 2017। 6 जनवरी 2017 को रोज की तरह ममता काम पर जाती है। सुबह 10 बजे घर से निकलती है, शाम को 7 बज जाते हैं, लेकिन ममता घर नहीं आती। रात में 8 बजे ममता के जो पिता हैं वो घर आते हैं, तो ममता की माँ बताती है कि आज ममता जो है वो घर नहीं आई है। तो वो कहते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, हो सकता है आ जाएगी, हो सकता है सहेलियों के साथ रुक गई हो, थोड़ा और इंतजार करते हैं, लेकिन ममता नहीं आती। तब उसके पिता उसको ढूंढने निकलते हैं। सबसे पहले तो ममता जिस घर में टीवी देखने जाती थी वो उसके घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं, कहते नहीं ममता यहाँ नहीं आई। उसके बाद वो गांव में और लोगों से पूछताछ करते हैं, तो सब यही कहते हैं ममता हमें नहीं दिखी। उसके बाद वो उस रास्ते पर भी जाते हैं, आधे रास्ते तक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कहीं भी उनको ममता नहीं नजर आई। तो वो वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद कहते हैं कि अपने आप वापस आ जाएगी, छोटी थोड़ी ना है, बड़ी हो गई है। और इसके बाद वो सो जाते हैं। जब सुबह तक ममता नहीं आती तो वो सुबह उठते हैं और सुबह फिर ममता की तलाश शुरू करते हैं। आसपास फिर पूछा जाता है। जो बावला बंजारा है, बावला बंजारा भी उनको मिलता है, उससे भी पूछते हैं, और भी लोग मिलते हैं, उससे भी पूछते हैं, लेकिन ममता का कहीं पता नहीं होता। वो रास्ते में, जिस रास्ते में ममता आती है उस रास्ते में जा रहे होते हैं, और वहां पर एक नाला पड़ता है। नाले के पास जब वो जाते हैं तो उन्हें ममता का दुपट्टा नजर आता है। जब उस दुपट्टे के पास जाते हैं तो वहीं पर थोड़ी दूर पे ममता की अस्त व्यस्त कपड़ों में बॉडी मिलती है, और बॉडी भी अजीब सी हालत में, पैर मुड़े हुए, बॉडी मुड़ी तुड़ी हुई, और चेहरे पर पूरा खून खून से सना हुआ चेहरा। एक बाप के लिए कितनी भयावह स्थिति होगी कि वो अपने बच्चे को इस कंडीशन में देख रहा है। शोर मच जाता है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और गांव के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले आते हैं और बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेजा जाता है, दूसरी साइड लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है।
उसके पिता से पूछा जाता है। पिता बताता है कि कल रात में 7 बजे के समथिंग मेरी बेटी आ जाती है। जब मैं काम से वापस आता हूँ तो मेरी बेटी घर पे होती है। कल वो घर पे नहीं थी, माँ ने बताया, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी को नहीं पता था कि ममता कहाँ है। और उसके बाद रात में मैं घर जाके सो गया। जब मैं सुबह उठा तो फिर सुबह मैंने तलाश की। सुबह तलाश की तो फिर मुझे ममता मुझे इस हालत में, मेरी बेटी मुझे इस हालत में मिली। जब और आगे सर्च किया जाता है तो ममता जहाँ पे मिली थी वहीं से 200 मीटर दूर ही ममता की साइकिल मिल जाती है। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को बताया जाता है कि ममता जो है वो अकेली नहीं जाती थी, अपनी 2 सहेलियों के साथ जाती थी। तो उन 2 सहेलियों से पूछताछ की जाती है। दोनों सहेलियां कहती हैं कि हम जब रास्ते में आए उसके बाद हम अपने गांव की तरफ मुड़ गए और ममता अपने गांव की तरफ चली गई। तब उन्होंने पूछा उनसे कि क्या कोई ऐसी चीज़ आपने नोटिस करी जो कुछ ऐसी हो कि जो अब नॉर्मल सी हो, मतलब जो डेली रूटीन में आप लोग आते जाते हो तो डेली ना होती हो, आज कुछ अलग से हो। तो वो कहते नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। हम नॉर्मली जैसे रोज हम आते हैं रोज की तरह ही हम आए और हम अपने गाँव के रास्ते पे मुड़ गए और वो अपने रास्ते पे चली गई। इसके बाद हमें नहीं पता कि उसके साथ ये सब कब हुआ। उसके बाद मेडिकल स्टोर वाले से पूछा जाता है। मेडिकल स्टोर वाला भी वही चीज़ बताता है कि मेरे यहाँ पे वो नॉर्मल थी और इतने बजे वो, जिस टाइम पे वो निकलती थी उस टाइम पे वो यहाँ से निकल गई थी। इसके बाद पता चलता है कि गांव के कुछ बड़े आदमी थे जो चिढ़ते थे उनसे, तो उन बड़े आदमियों से भी पूछताछ होती है। लेकिन वो लोग भी यही चीज़ बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता ममता के बारे में। इसके बाद बावला बंजारा से भी पूछताछ होती है। जब बावला बंजारा से पूछताछ होती है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे साथ वो आती जाती थी जब तक कि उसने साइकिल नहीं ले ली। लेकिन बावला बंजारा बताता है ममता के बारे में कि बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और हर चीज़ में परफेक्ट थी। वो अपने समय की पाबंद थी। सुबह 10 बजे निकलना था तो मतलब सुबह 10 बजे, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। और जब शाम होती थी तो शाम को वो जिस टाइम पे निकलती थी उस टाइम पे मैं लेकर जाता था और मैं ही लेकर आता था शेयरिंग में, जब तक कि उसने साइकिल नहीं ले ली। उसके बाद उसने साइकिल ली अपनी इनकम से, तो उसके बाद वो अपना साइकिल से आने जाने लग गई। लेकिन साहब मैं बताऊं, मैंने उसके जैसी लड़की नहीं देखी। ये बावला बंजारा के बयान थे। लेकिन बावला बंजारा ने एक बात और भी बताई कि गांव में एक लड़का है जो उसको लड़का कहकर छेड़ता था ममता को। अब पुलिस जो है, पुलिस उस लड़के से भी पूछताछ करती है तो वो लड़का बताता है कि हाँ, मैं उसको छेड़ा करता था क्योंकि वो बहुत घमंडी थी, उसमें अकड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो एक बार ऐसे हुआ कि एक बार मैंने उसको छेड़ा और उसने मेरा हाथ मरोड़ के और मुझे बहुत बुरी तरह से सबक सिखाया। तो उसके बाद मैंने उसके साथ पंगे लेने बंद कर दिए। ये उस लड़के ने अपना बयान दिया। ममता के पिता के साथ फिर दोबारा पूछताछ होती है कि आखिर जब आपकी बेटी रात में नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं शक जो है वो ममता के पिता पर भी जा रहा था, क्योंकि ममता के पिता को उसका नौकरी करना अच्छा नहीं लगता था। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साहब मानता हूँ कि मुझे ममता का नौकरी करना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी नौकरी के खिलाफ था, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं उसकी फिक्र करता था, मुझे उसकी चिंता थी। क्योंकि कुछ लोग गांव के ऐसे हैं, कुछ बड़े लोग हैं गांव के ऐसे हैं जो बोला करते थे कि अपनी लड़की को ज़्यादा सिर मत चढ़ाओ, तो इसलिए मैं उसके लिए चिंतित था। अदरवाइज वो जब काम करती थी तो वो अपनी इनकम से कुछ लेकर आती थी तो खुशी मुझे भी होती थी, लेकिन मुझे उसकी फिक्र थी। इसके बाद पुलिस लगभग 100 लोगों से पूछताछ करती है, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। ममता का कुछ नहीं पता चलता कि ममता के साथ ये दरिंदगी आखिर की किसने है। इसके बाद दिन गुजरते जाते हैं। 24 जनवरी आ जाती है। 24 जनवरी को थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। 3 चोर पकड़े जाते हैं जो उसी इलाके में, जिस इलाके में ममता की लाश मिली थी, उसी इलाके में चोरी किया करते थे। उनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ने के बाद उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो वो कहते हैं नहीं साहब, हम सिर्फ छोटी मोटी चोरी करते हैं, हम कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखते और ना ही हमने किसी लड़की के साथ दरिंदगी की है। पुलिस यहाँ भी हाथ खाली। इतने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि जो उसकी मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है, लेकिन उससे पहले उसके साथ रेप हुआ है। और रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, कम से कम 2 लोग
और 2 से ज़्यादा लोग रहे होंगे जिन्होंने उसका रेप किया है। और रेप ऐसा भी नहीं, उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको मारा भी गया है और उसके चेहरे में कम से कम 100 बार उसके चेहरे को गोदा गया है किसी शार्प आर्टिकल से। तो उसको बुरी तरीके से मारा गया है। लेकिन ममता ने इन सब सिचुएशंस में भी फाइट बहुत किया है, बहुत फाइट बैक दिया है। उसके नाखूनों में स्किन है, उसके लड़ने, उसकी मतलब फाइट करने की काफ़ी सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब बात ये थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने थी, लेकिन कातिल सामने नहीं आ रहे थे। ये नहीं पता लग रहा था कि किसने कत्ल किया है ममता का। इसके बाद इस केस ने इतना तूल पकड़ा कि लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, धरने दिए, पुलिस थाने के आगे आके धरने दिए और ये केस पॉलिटिशियन के लिए एक हाइलाइट्स बन गया। और ये मैटर जो है वो विधानसभा तक पहुंचा और पुलिस वालों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर भी आ गया। और बात यहाँ पर आने लग गई कि अब इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए। पुलिस वाले भी चिंतित थे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कातिलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं। उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से वो पूछताछ करने का सोचते हैं। जब वो उसके पिता को बुलाते हैं, पिता से दोबारा पूछताछ करते हैं कि आपने किस से पूछा, तो वो कहते हैं कि मैंने बाबला बंजारा से पूछा, वो रास्ते में था, उससे मैंने पूछा, उसने बोला कि नहीं मैंने ममता को नहीं देखा। इसके बाद एक व्यक्ति और था, उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति भी वहां से निकल रहा था। तो जब उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया, तो उसने बोला कि हाँ, जब मैं आ रहा था तो ये मुझे गांव के बाहर ही मिल गए थे। और उसने बोला कि मुझे वहां पर जब मैं आ रहा था तो वहां पे मुझे चीखें सुनाई दी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीखें किसकी हैं और मुझे डर भी लगा, तो मैं वहां से निकल गया। थोड़ा सा आगे आ रहा था कि वहां पे मुझे साइकिल पड़ी हुई मिली। मुझे सुनना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था। अगर मैं उस टाइम पर देख लेता तो शायद ममता बच जाती। लेकिन उसके बाद मुझे वहां पे रास्ते में संतराम भी मिला। अब पुलिस को जब ये चीज पता लगी कि साइकिल उस व्यक्ति को मिली थी, तो फिर उन्होंने पिता को दोबारा बुलाया और उनसे पूछा कि जब आप ढूंढने गए थे तो क्या आपको साइकिल रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी? ममता के पिता कहते कि नहीं, मुझे वहां पे कोई साइकिल नहीं दिखी। अब उसके बाद फिर पूछताछ जो है, फिर दोबारा से पुलिस पूछताछ करने का सोचती है। बाबला बंजारा को दोबारा से बुलाया जाता है और बाबला बंजारा बताता है कि हाँ साहब, मैं उस टाइम पे था लेकिन मुझे साइकिल नहीं दिखी और मैं संतराम को स्टेशन छोड़ने गया था। अब पुलिस कहती है कि ये संतराम कौन है। अब पुलिस बारीकी से उसी रूट को खंगालती है। अब जब बाबला बंजारा बताता है कि मैं संतराम को छोड़ने गया था, तो वो फिर संतराम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आखिर संतराम कौन है, क्या करता है और कहाँ जा रहा था। तो पता चलता है कि संतराम जो है वो नाइट शिफ्ट करता है, उसकी नाइट शिफ्ट है और वो शाम को 5 बजे निकलता है। लेकिन उस दिन बाबला बंजारा उसको 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे छोड़ने जा रहा था। तो पुलिस वहीं पर ही उनका माथा खटकता है कि बाबला बंजारा इतनी रात उसको छोड़ने क्यों जा रहा था जब उसका नाइट शिफ्ट है। अब पुलिस जो है, पुलिस संतराम की इन्वेस्टिगेट मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो पता चलता है कि संतराम जो है अपने एक और कलीग के साथ, जो गांव से ही है, उसके साथ जाया करता था। लेकिन उस दिन वो उसके साथ नहीं गया। तो जिसके साथ संतराम जाता होता था उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने जाना था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने पहले उसको मना कर दिया और मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठ के भी क्या करूंगा, और उसके बाद मैं चला गया। ये बात जब बताते हैं तो फिर संतराम की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है और संतराम को बुलाया जाता है। जब संतराम को बुलाया जाता है तो संतराम, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, जब उससे संतराम के दोस्त से पूछताछ की जाए तो संतराम कहता है कि हाँ, मुझे वो स्टेशन के बाहर मिला और थोड़ा सा घबराया हुआ सा था, थोड़ा सा परेशान सा था, जो कि डेली रूटीन में वो ऐसे नहीं होता है। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस का हल्का सा शक जो है वो संतराम पर जाता है। अब संतराम को बुलाया जाता है। संतराम जब सामने आता है तो संतराम के हाव भाव चेंज थे और उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है।
जब संतराम से पूछा जाता है तो संतराम समय ना लेते हुए सीधा ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मैं जा रहा था तो मुझे वहाँ पर बाबला बंजारा और उसका ब्रदर, जो कज़न ब्रदर है, वो दोनों मुझे वहाँ पे मिले और वो लोग अपना ऑटो छुपा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि हम ना ऑटो छुपा रहे हैं, एक लड़की को शादी के लिए मनाना है, शादी के लिए हाँ करवानी है और तुम मेरी मदद करो। कहते मैं भी उसके साथ हो लिया, मुझे नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं। इसके बाद कहते और मुझे ये भी नहीं पता था, वो कहता है कि ममता है वो लड़की जिसको ये शादी के लिए मनाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि ममता आती है। जब ममता आती है तो बाबला बंजारा एकदम से सामने आ जाता है और जब सामने आता है तो ममता जो है वो भड़क पड़ती है। जब भड़कती है तो बाकी दो लोग भी सामने आ जाते हैं और ममता को घसीट कर झाड़ियों में लेकर जाते हैं। साइकिल वहीं पर गिर जाती है और जब झाड़ियों में लेकर जाते हैं तो फिर ममता चीखती है और फाइट बैक करती है। इसके बाद ममता को पीटा जाता है, मारा जाता है और उसके बाद तीनों लोग मिलकर बारी बारी से उसका रेप करते हैं। वो फाइट बैक करती है, ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर करती है, वो फाइट बैक करती है और जितना वो हो सकता है उतना वो लड़ती है। लेकिन उसके बाद उसको पीटा जाता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसको मारा जाता है, उसके चेहरे को गोदा जाता है और रेप करने के बाद बाबला बंजारा फिर उसको कहता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब ममता कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा रेप करोगे और उसके बाद मैं यूं ही चुप बैठ जाऊंगी? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। जब ये बात बाबला बंजारा सुनता है तो वो और गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उसको मारता है और उसके बाद उसका गला दबाना शुरू कर देता है और तब तक गला दबाता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। और इसके बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद उसकी जो साइकिल थी वो साइकिल हम झाड़ियों में फेंक देते हैं और इसके बाद संतराम को बाबला बंजारा अपने ऑटो पर स्टेशन छोड़ता है और जब वो वापस लौट रहा था स्टेशन छोड़ के, ये तभी की बात है जब उसके पिता को बाबला बंजारा मिलता है। जब वो पिता उससे पूछता है, ये बात सुनने में आती है तो चूंकि बाबला बंजारा जो है वो पुलिस स्टेशन में मौजूद था तो पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे जब पूछा जाता है तो वो नाम मुकरने लग जाता है कि साहब मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही संतराम के सामने लाया जाता है तो फिर बाबला बंजारा भी टूट जाता है और टूटने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस जो है वो कोर्ट में जाता है और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आता है। जो जुमेनाइल है, जो माइनर है, क्योंकि उसका जो ममेरा बेटा है बाबला का वो माइनर है, तो उसको जुमेनाइल होम भेज दिया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है। अभी देखते हैं कि वो हायर कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते हैं। पर ये थी पूरी वारदात और वारदात सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक एम्बिशियस लड़की को उसके एम्बिशियस होने की सज़ा मिली। कहते हैं लालची होने की सज़ा मिले तब समझ में आता है। कहते हैं कि गद्दार होने की सज़ा मिले तब भी समझ में आता है। कहते हैं कि चोरी की सज़ा मिले तब भी समझ में आता है। लेकिन एक इंसान को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह एम्बिशियस था। ताज्जुब की बात है और ये हमारे देश में बहुत आम बात है। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं उससे पहले वही हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। तो हमारा आज का सवाल है, वायुमंडल की सबसे ऊंचाई किस वर्ग में होती है? जो हमारा वायुमंडल है उसकी सबसे ऊंचाई किस वर्ग में होती है? सवाल का जवाब आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।